हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आप लोग अभी इससे पहले पिछली वीडियो में इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रल्स का मीनिंग समझे कि इंटीग्रेशन होता क्या है और उसका मीनिंग क्या है। और इंटीग्रल्स तो उसमें भी हम लोगों ने डेफिनिट इंटीग्रल और इनडेफिनिट की थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन आज हम थोड़ी बात करेंगे स्पेशली इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। और कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो इंटीग्रल्स हैं, इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स हैं कई फंक्शंस के, वो उस पर बात करेंगे। तो बहुत आसान सी चीज़ है, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा इसको बेसिक लेवल से समझते जाएंगे तो इंटीग्रेशन आपके लिए डिफ़िकल्ट कभी नहीं रहेगा और आप स्पेशली फिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आराम से आप कर ले जाएंगे। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं वीडियोस को शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए और लाइक करिए, साथ में अपने सजेशन भी दीजिए कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। तो आइए हम इसी पर आगे बात करेंगे कि इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। नाम ही है कि डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इज ना हो, यानी कहने का मतलब कि क्या एक ही फंक्शन के कई इंटीग्रल हो सकते हैं, क्या डेफिनिट या इनफाइनाइट इंटीग्रल हो सकते हैं क्या? तो ऐसा पॉसिबल है। अभी हम लोग जो पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रल क्या है, जी एक्स है। तो क्या इस फंक्शन एफ एक्स के और भी इंटीग्रल्स हो सकते हैं क्या? तो अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमें कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि ये अभी बात कही रहे थे कि जी एक्स क्या है, दिस इज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, यही था ना, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। ये चीज़ क्या कहा गया, मीन्स अगर ये एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं, एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जी एक्स होगी। तो क्या बस जी एक्स ही होगी और कुछ हो सकती है? या हम ये कह सकते हैं कि डी एक्स ऑफ जी एक्स क्या है, ये एफ एक्स आएगा। अगर जी एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर एफ एक्स के इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, जी एक्स क्या है, एफ एक्स का इंटीग्रल है। लेकिन अगर जी एक्स के अलावा किसी और चीज़ का डिफरेंशियल कोफिशिएंट एफ एक्स के इक्वल आता है तो भी तो हम इसी को बोलेंगे, तब भी तो बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ क्या है, एफ एक्स का इंटीग्रल है। तो आइए देखते हैं, जैसे कह लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें डी एक्स, या एक्स पावर 3 है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। मीन्स 3x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या है, एक्स पावर 3 है, पिछले वीडियो में चर्चा किया था हम लोगों ने। मीन्स दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर इज x पावर 3, ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक चीज तो और हमारे पास है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3 प्लस 5 है और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें हम कि डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या मिलने वाला है, आप देखेंगे डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3 प्लस डी एक्स ऑफ 5 क्या मिल रहा है, यहाँ पर तो मिल रहा है 3x स्क्वायर और यहाँ क्या मिल रहा है 0, तब भी 3x स्क्वायर आए। अगर x पावर 3 प्लस 5, x रेज़ टू पावर 3 एंड प्लस 5, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर इज x पावर 3 प्लस 5। अभी तो ये लिखे थे इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर इज x पावर 3, इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर इज x पावर 3, और यहाँ क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर इज x पावर 3 प्लस 5। तो यहीं पर 3x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो गया, यहाँ दो आ गए। आप इसी को आप लिख सकते हैं कि x पावर 3 माइनस 2
इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या मिल रहा है, फिर डी डी एक्स एक्स पावर 3 माइनस 2, ओके, एक्स पावर 3 माइनस डी डी एक्स ऑफ 2, क्या मिल गया यहाँ पर 3x² और प्लस और हियर 0। अब भी क्या मिल गया ये 3x²। तो अब क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 3x² इज x पावर 3 माइनस 2, x रेज टू पावर 3 माइनस 2, तो 3x² का इंटीग्रल यहाँ कुछ और आ गया। तो ऐसा तो हम x पावर 3 में बहुत कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट। सो इफ वी राइट x पावर 3 प्लस c d dx, and in each case here we get 3x². c can take any value, c can take any value, this is constant, so take any constant value, ठीक। तो इसी को बोल रहे हैं कि 3x² के ही यहाँ पर 3x² का इंटीग्रल क्या आया, x पावर रेज़ टू पावर 3 आया, यहाँ पर 3x² का इंटीग्रल क्या आ गया, x पावर 3 माइनस 2 आ गया, यहाँ पर एक 3x² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x पावर 3 प्लस 5 आ गया। तो एक ही चीज़ का 3x² का इंटीग्रल बहुत सारा आ रहा है, कोई तय नहीं है कितना आएगा। अब c की यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बस एक कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट हो x के बदलने के साथ साथ, यानी x कुछ भी चेंज होता रहे, अगर ये ना चेंज हो तो जान लीजिए कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में, और तो कोई भी c की वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल, है ना। इंटीग्रल इनडेफिनिट है कि नहीं, यहाँ पर देखिए 3x² का भी, 3x² का ये इंटीग्रल है x पावर 3 प्लस 5, यहाँ 3x² का इंटीग्रल क्या है, x पावर 3 है, 3x² का इंटीग्रल क्या होगा, x पावर 3 माइनस 2 है। तो कहाँ डेफिनिट है, इनडेफिनिट है। तो ऐसे ही इंटीग्रल को इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कोई फंक्शन ऐसा है जिसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स हो सकते हैं, तो ऐसे को हम इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यही है, ये तरीका है। तो ये gx, ये कौन सा है, यहाँ पर जो x पावर 3 है, हर जगह क्या है, gx हमने ले लिया है क्या, x पावर 3 को, और fx तो है ही है, यहाँ पर fx क्या है, 3x², और fx क्या है, fx क्या है, 3x², ठीक। तो gx तो कुछ भी हो सकता है, तो gx प्लस c हम कुछ कांस्टेंट लिख दें तो भी क्या हो जाएगा इंटीग्रल इसका, यानी कि gx देखिए ये हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि gx इक्वल्स fx dx, क्या है, gx क्या है, fx का इंटीग्रल है। सो gx प्लस c इज ऑल्सो इक्वल टू fx प्लस dx, ऑल्सो ये हो जाएगा। c क्या होगा, कोई कांस्टेंट है, ओके, c इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो c की कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, कैन टेक एनी वैल्यू, है ना, मतलब उस ऑपरेशन में वो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन वो कांस्टेंट कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ऐसे इंटीग्रल को क्या कहते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो द इंटीग्रल represented by gx plus c
equals fx dx is called indefinite integral. Indefinite integral. ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है, क्योंकि ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे हम अभी आप लोग यहाँ देख रहे थे, -2 भी लिख दिया, +5 भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, यहाँ पर 0 भी लिख दिया, तो भी क्या हुआ, वो सेटिस्फाई कर गया उस ऑपरेशन को। तो इसी को इंडिफिनिट इंटीग्रल हम कैसे करें, और यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये लिख सकते हैं बिकॉज d dx of gx is fx and gx equals इंटीग्रेशन fx dx आ जाएगा। ठीक है, इसका सेंस जो बनता है dgx इक्वल्स fx dx, ये भी है। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इधर का इंटीग्रल दोनों साइड का dgx इक्वल्स इंटीग्रल fx dx, ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम आप gx लिख सकते हैं, dgx को सबको अगर हम इंटीग्रेट कर दें, सम कर दें, तो gx आ जाएगा। और ये fx dx ये हो सकता है, और ये gx प्लस c इक्वल्स fx dx हो सकता है। तो यही सब, यही इंडिफिनिट इंटीग्रल है। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन की, इसी को हम डिफरेंट इंटीग्रल कैलकुलेट करने को, डिटरमिन करने को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ओके, सो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग indefinite integrals is called integration. Okay, so integration has that meaning. So the process of finding indefinite integrals, the process of finding indefinite integrals of a function is called integration of function. Okay, integration of function. तो इंटीग्रल्स को आप हम एंटी डेरिवेटिव नाम ले ही रहे थे, वो हो जाएगा, या आप प्रिमिटिव भी बोलते हैं, इसको प्रिमिटिव बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, तो वही है। इसको आप सिंबॉलिकली इस तरह दिखाते हैं। अगर डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव को तो आप ऐसे दिखाते हैं। अगर इसी को हम क्या लिख दें, g-x ऐसे लिख दें, तो उसको fx के इक्वल कहा जाएगा। तो डेरिवेटिव है वहाँ आप जानते ही हैं। तो अब क्या है, अब इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, उनको हम लोग लिख लेते हैं या देख लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है। डिफरेंशियल के साथ दोनों साथ साथ चल रहा है। तो देखिए, डिफरेंशिएट करने पर अगर gx को डिफरेंशिएट करने पर fx मिलता है, तो fx का इंटीग्रल क्या होगा, gx प्लस c होगा। या इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या होगा, gx प्लस c होगा। c कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकता है और कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इसको आप जानते रहिए। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, एंड करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जितना देख चुके हैं, आप पहले भी देखे थे कि अगर y इक्वल्स x पावर n लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखते थे, अगर डिफरेंशिएट करते थे आप,
d dx of y and this comes x power n minus 1 n x power n minus 1, यही आता था। मीन्स हुआ क्या कि अगर इसका डिफरेंशियल है ना, यही ना है कि अगर y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट इतना है तो एन एक्स पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा, यानी x पावर, और डी डी एक्स ऑफ x पावर n इक्वल्स एन एक्स पावर n माइनस 1, ये ना। तो अगर इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट एन एक्स पावर n माइनस 1 है तो एन एक्स पावर n माइनस 1, ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर n होगा या x पावर n प्लस c होगा। तो इसी को लिख रहे हैं, अगर यही होता इफ y इक्वल्स n प्लस 1, इफ y इक्वल्स x रेज टू पावर n प्लस 1, y इक्वल्स x रेज टू पावर n प्लस 1, ओके, देन d dx ऑफ y, और ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 x रेज टू पावर n, ये सब देखें आप। और इसी को क्या लिख रहा है, d dx ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 इक्वल्स n माइनस 1 n प्लस 1 सॉरी x रेज टू पावर n। तो अगर x रेज टू पावर n का डिफरेंशियल कोफिशिएंट इतना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू पावर n प्लस 1 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव क्या है ये बोलते हैं, तो x रेज टू पावर n प्लस 1 इज इंटीग्रल ऑफ n प्लस n 1 x रेज टू पावर n प्लस 1 x रेज टू पावर n, ऐसा है। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, x n प्लस 1 इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ n, ओके, x रेज टू पावर n एंड dx, ऐसा हो गया। तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, आप इंटीग्रल कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज का ये क्या है, सम है। तो सब में मल्टीप्लिकेशन है इसका n प्लस 1 का, तो ये n प्लस 1 आउटसाइड आ जाएगा, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर n dx। अगर यहाँ लेके आए x पावर n प्लस 1 divided by n plus 1 and this becomes x raised to power n dx. So integration of x raised to power n dx. This implies that integral of x raised to power n is x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. तो एक हमारे लिए एक ये फार्मूला बन जाता है, ठीक। x रेज टू पावर n को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 ऐसा बन रहा है। अब अगर यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट होता, अगर यहाँ पर कांस्टेंट होता, अगर ऐसे भी लिख सकते इसको, अगर इस तरह भी लिख सकते थे, और x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये यहाँ कुछ c होता और ये लिख रहे हैं हम x रेज टू पावर n dx। तो ये c की कोई वैल्यू होती, क्योंकि अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x पावर n आएगा, इस पूरी चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे तो x पावर n आएगा, और इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो x रेज टू पावर n आएगा। तो c की कोई वैल्यू हो सकती है। तो दिस रिप्रेजेंट्स इंडिफरेंट इंटीग्रल ऑफ x पावर n, ओके। So x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c represents indefinite integral of
इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n। ये तो ये हो गया, हमने एक तो करके दिखा है, बाकी हम लोग सीधे लिख देते हैं। और वो इंटीग्रल्स बहुत सारे हैं जिनके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आप जानते हैं, उनको आप सीधे इनके इंटीग्रल के फार्मूला लिख सकते हैं। और आइए उसको तो हम लोग थोड़ा 2 4 10 लिख देते हैं, बहुत सारे हैं। आप उसमें से कुछ ही का हमें फिज़िक्स पढ़ते समय कुछ की ज़रूरत पड़ती है, हालांकि हायर क्लासेस में जाएंगे तो पूरी मैथमेटिक्स फिजिक्स में हो जाती है, तो बहुत सारे मैथमेटिक्स ज़रूरत पड़ती है जिसमें आगे अभी पढ़ेंगे भी। तो ये सब बहुत सारे हैं। तो ये फार्मूला क्या है, अभी तो एक लिख ही लिए, तो हम लोग ये लिख लेते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दिस कम्स एक्स रेज़ टू पावर n। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या आएगा, मीन्स इंटीग्रेशन एक्स रेज़ टू पावर n dx क्या मिल जाएगा आपको, एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये इंडिफरेंट इंटीग्रल्स हैं। सेकंड देखिए, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डी डी एक्स एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन एक्स रेज़ टू पावर n dx और एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। और थर्ड, अगर आप साइन कोसाइन को याद रख रहे हैं तो साइन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, आप अच्छी तरह याद होना चाहिए, कोसाइन होता है। सो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दिस इज कोसाइन एक्स। ओके, सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन एक्स डी एक्स, ओके, इक्वल्स साइन एक्स, differential coefficient of cos x equals minus sin x. So here comes integral of sin x dx equals minus cos x, and 5 tan d dx of tan x, and this is sec square x. So 5 here, integration sec square x dx equals tan x. Okay. d dx of cot x and its differential coefficient is minus cosec square x. Okay, so integral of cosec square x equals dx equals, so integral of cosec square x dx equals minus cot x 7 d dx of sec x. Okay, so here sec x tan x, then integration of sec x tan x। तो कोई वेरिएबल x या t है तो t ले सकते हैं, यहाँ पर x है हम x ही लेके लिख रहे हैं, एंड dx इक्वल्स sec x, okay, d dx of cot x minus cosec x cot x. So from here we have
कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स माइनस कॉट एक्स 9 log x dx of ln x natural log x equals 1 upon x, and here in the form of integration we have 1 upon x dx equals ln x। तो इन सभी प्लेस में क्या लिया हुआ है, c की वैल्यू आप 0 देख रहे हैं, तो है इनडेफिनिट। इसका मतलब ये नहीं कि हम c लेंगे ही नहीं अदर वैल्यू, ऐसा ही फार्मूला लिखने के लिए छोटा फार्मूला लिख दिया गया, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। हर जगह c की वैल्यू कोई अलग अलग वैल्यू हो सकती है, c हर जगह मेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसका ये नहीं मतलब है कि ये इनडेफिनिट नहीं है। अगेन इट इज इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो और इसके बाद आइए कुछ और फार्मूले लिख लेते हैं। एक्सपोनेंट का e पावर x के लिए आप देखिए डी डी एक्स ऑफ e पावर x इक्वल्स e रेज़ टू पावर x है, तो इंटीग्रेशन भी इसका e पावर x dx क्या हो जाएगा, e पावर x ऐसा हो जाएगा। और 11 डी एक्स ऑफ a पावर x log a base e, okay, and here e power x is there, then this is a power x and integration a power x dx, a power x dx equals a power x upon log a base e। So differential coefficient of log sin x, and this comes cot x, ये है। So integration of cot x dx, and this gives log sin x d dx of log cos x equals minus tan x। So integration tan x dx equals minus log cos x 14 d dx of log sec x plus tan x equals sec x, and here then integration sec x dx equals log sec x plus tan x 15 d dx of log cosec x minus cot x equals cosec x, and here comes integration cosec x dx equals log cosec x minus cot x, cosec x माइनस कॉट एक्स। ये तो ये 15 फार्मूले हो गए, और हमें अगर फिजिक्स में कहें तो 2 4 10 की ज़रूरत पड़ती रहती है, बहुत सारे फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ ठीक, कभी कभी सामना हो गया, ये आगे काम आएगा, तो इसलिए हम लोग इसको लिख ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, कुछ ही फार्मूले की ज़रूरत है। तो 2 4 और लिख लेते हैं इस साइड में।
16। आप सारे में आप सी सी लिख सकते थे, है ना, सारे में आप अंडरस्टूड है। मान लीजिए कि था यहाँ पर, तो सभी में आप यहाँ सी प्लस सी करके लिख सकते थे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, सी हर टर्म में लिख सकते हैं। और उसके बाद कुछ इन्वर्स फंक्शन, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो इन्वर्स फंक्शंस में आपको कई फंक्शन हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स के, तो उनको लिख लेते हैं दो चार। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए डी डी एक्स 16, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए को हम, इनका जो रिजल्ट होता है वो होता है ए 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यहाँ वो उधर आगे लिख देंगे 17 डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, एंड दिस इज हाउ मच, -1/, सिर्फ नेगेटिव यहाँ हो जाएगा, a² माइनस एक्स स्क्वायर। सो हियर इट्स इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये यहाँ पर होगा। और ये 18, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई ए, एंड दिस इज नथिंग बट 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई ए, दिस इज a/a² प्लस एक्स स्क्वायर। सो यर इंटीग्रेशन 1/a कॉन्स्टेंट है, तो आप यहाँ भी लिख सकते थे, 1/a यहाँ भी आ सकता था, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और 19 यहाँ पर डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स बाई ए, ये वही नेगेटिव हो जाएगा। सो कॉट इनवर्स एक्स बाई ए, ये -a/a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो वैसे ही इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/a² एक्स या -1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स, ये हो जाएगा 1/a कॉट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। 20 डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल्स 1/x√a² प्लस एक्स स्क्वायर, this is a/, okay, actually, so x√a² minus x square, so a/x√x² minus a², ये हो जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर, ठीक है, सो 1/x√x² minus a² dx इक्वल्स 1/a sec इनवर्स x बाई a प्लस सी। 21 डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x, दिस इज सेक इनवर्स x बाई a, कोसेक इनवर्स x बाई a, एंड हियर -a/x√x² minus a², so integration -1/x
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट एक्स, ओके, 1/-1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, एंड दिस इज 1/e कोसेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी, एंड प्लस सी वो रहेगा किनारे, उसको आप छोड़िए कि है ये। तो यहीं पर रोकें तो ठीक है, और भी अभी कम्बिनेशन आएंगे, और बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर नहीं लेना है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो ये तो दोनों लिखा हुआ फार्मूला ना, बस कंपेयर किया है इंटीग्रेशन को, और डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव को यहाँ कंपेयर किया गया है, तो आप इसको देखते रहिए। और ठीक है, कुछ शुरुआत के जो 10 फार्मूले थे उनका यूज़ बहुत ज़्यादा है आपको, तो हम इस वीडियो को ही रोकते हैं, अगली वीडियो में फिर आएंगे। तो कुछ ऑपरेशंस हैं ये इंटीग्रेशन पर, वो करेंगे, और 2-4 प्रैक्टिस करेंगे, फिर डिफरेंट इंटीग्रल की बात कर लेंगे। तो वहाँ पर छोटी मोटे एग्जाम्पल के बाद हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल पर आ जाएंगे, और ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है आपका फिज़िक्स में 11वीं-12वीं के फिज़िक्स में वो डेफिनेट इंटीग्रल पर ही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर थोड़ा समझ में आया होगा। बहुत कुछ तो ज़्यादा बताया नहीं, फार्मूला ही लिखा हुआ है, वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन एक बार आप अपने हाथ से लिखेंगे तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। तो ज़रूर ऐसा करिएगा, और वीडियो को पूरा देखिए, जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, और लोगों तक शेयर ज़रूर करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।